हेलो। आज हम लोग देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कोई भी एग्ज़ाम में पूछने लिए। ओके, तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम दो चीज़ें देखेंगे कि थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल बेस्ड उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो पहला हम देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते कब है। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कॉमन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और जिसके कारण इसमें नीडेड है हिमरेज, एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग, अगर हिमरेज हो जाए जिसमें सिवियरली क्या हो जाए, डिप्लीट हो जाए आरबीसी काउंट या फिर प्लाज्मा, और जो टोटल होल ब्लड है वो लो हो जाए, यानी क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीडिंग में वो लॉस हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में सडन रिस्टोर होने से बॉडी को रिस्टोर करने के लिए कोलैप्स में ना जाए, शॉक में ना चला जाए। ओके, बॉडी शॉक में ना चली जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। एनी टाइप ऑफ हेमरेज, एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग, ट्रॉमा, एनी सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा, इट कैन बी एक्सीडेंटल वन, ओके, या फिर कुछ सर्जिकल ट्रॉमा हो सकता है, ओके, या फिर एक्सीडेंटल या सर्जिकल इसमें हो सकता है। इसमें अगर ट्रॉमा होता है तो उसमें क्या होगा, ब्लीडिंग रहेगा ऑल टोटल, और सिम क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण ब्लीडिंग उस बॉडी क्या हो जाएगी कि शॉक में जा सकती है, हाइपोवोलेमिया में जा सकती है, और सर्कुलेटिंग जो ब्लड सेल्स है जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ओके, और प्लेटलेट, ये सब लो हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे। ओके, तो पहला हमने देखा हिमरेज, ट्रॉमा बिकॉज ऑफ ट्रॉमा हिमरेज, बर्न पेशेंट में भी क्या होता है, सर्कुलेटरी फ्लूइड जो होता है वो लॉस होता है बिकॉज ऑफ बर्न इंजरी। तो हमें जनरली क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम इसमें जैसे वेनिसेक्शन हम करते हैं जब किसी में फुल थिकनेस बर्न जब होता है किसी पेशेंट में, तो उसमें वेन्स वगैरह भी प्रॉपर प्रोमिनेंट नहीं होती है, तो जनरली बर्न्स वगैरह जो होता है इसमें इमीडिएट फ्लूइड रिस्टोरेशन, ओके, और अगर नीडेड है ब्लड कंपोनेंट लॉस हुए हैं तो क्या करेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ेगा। ओके, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फ्लूइड रिस्टोरेशन ये बर्न्स में हम लोग करते हैं। ओके, अनीमिया, अब सिवियर फॉर्म ऑफ अनीमिया जब है, हमने ऑलरेडी अनीमिया में देखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमिया क्या होता है, कि उसके रीजंस क्या होते हैं अनीमिया के, और उस रीजंस के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। पर मैंने हर अनीमिया में आपको बोला है कि अगर अनीमिया की सिवियरिटी बढ़ जाए तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ओके, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हम करेंगे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या रहेगा, सिवियर नियर अबाउट बिलो 6 ग्राम परसेंट जब मिलीग्राम परसेंट जब ये चला जाए, हीमोग्लोबिन चला जाए या आरबीसी काउंट कम हो जाए, तो ऐसे टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ओके, सो दीज आर द रीजंस जिसमें एनी टाइप ऑफ हेमरेज, एनी टाइप ऑफ ट्रॉमा जिसके कारण हेमरेज हो रहा है, सो बर्न में भी जो ब्लड लॉस और फ्लूइड लॉस हो रहा है, और अनीमिया में सिवियरिटी ऑफ सिवियर अनीमिया में जिसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। अब प्रिकॉशंस क्या क्या लेना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम, डोनर मस्ट बी हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिसीज। हम लोग पहला जो पॉइंट अब हम देखेंगे कि जो डोनर है, जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं तो ब्लड जो जिसका हम ब्लड कलेक्ट किया है वो डोनर जो है वो क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। अगर उसमें कुछ डिसीज़ है और वो डिसीज़ उसके ब्लड में अगर है तो सेम डिसीज्ड वाला ब्लड अगर हम लोग रेसिपिएंट को देंगे, ओके, अब रेसिपिएंट को अगर हम वो ब्लड देते हैं तो सेम डिसीज जो है वो रेसिपिएंट में ट्रांसफर होगा। सो डोनर मस्ट बी ऑलवेज हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिसीज, लाइक हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट होता है, हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिट होता है, HIV लाइक इन्फेक्शंस ट्रांसमिट होते हैं, VDRLs जो होते हैं मिनरल डिसीज वाले जो होते हैं, सिफिलिस वगैरह, लाइक ये ऑल डिसीजेस अगर किसी पर्सन को है तो वो ट्रांसमिट हो सकते हैं रेसिपिएंट में, इसलिए डोनर मस्ट बी ऑलवेज हेल्दी। कंपैटिबल ब्लड शुड बी ट्रांसफ्यूज्ड। अब हम ब्लड का हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि डिफरेंट ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अकॉर्डिंग
हमने क्या किया है, बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ओके, तो सेम उसमें साथ समझ लीजिए हमने कंपैटिबिलिटी देखी थी कि ए वाले को हम ए दे सकते हैं और ओ दे सकते हैं। ये जो कंपैटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको ब्लड देना चाहिए। उसमें भी RH कंपैटिबिलिटी भी देखना चाहिए। अगर RH पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव दे सकते हैं, RH पॉजिटिव को RH नेगेटिव दे सकते हैं, पर RH नेगेटिव को हम पॉजिटिव नहीं दे सकते। ये कंपैटिबिलिटी हमने ऑलरेडी इसमें देखा है, ब्लड में देखा है। ओके, ABO ब्लड ग्रुपिंग जो हमने जो यूनिट लिया है उसमें ऑलरेडी देखा है कि कंपैटिबिलिटी किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। ओके, सो द ब्लड शुड बी कंपैटिबल। अब ये कंपैटिबिलिटी हम कैसे देखेंगे, तो वो मैचिंग एंड क्रॉस मैचिंग उसका बराबर करना चाहिए। ओके, अब मैचिंग एंड क्रॉस मैचिंग यानी क्या, कि जिस पर्सन का हमने ब्लड लिया है, जो डोनर है, उस डोनर का क्या ब्लड ग्रुप है वो हमने मैच करना चाहिए। ओके, रेसिपिएंट का क्या ब्लड ग्रुप है तो वो हमने मैच करना चाहिए, दोनों मैच हो रहे हैं क्या नहीं। उसके बाद दोनों का ब्लड जो है वो क्रॉस मैच करना चाहिए। ओके, क्रॉस मैच में दोनों का ब्लड लेके अगर देखना चाहिए कुछ एग्लूटिनेशन या कुछ क्लॉटिंग रिएक्शन होती कि नहीं। तो मैचिंग एंड क्रॉस मैचिंग ऑफ बोथ द ब्लड ग्रुप्स एंड बोथ द ब्लड्स शुड बी ऑलवेज डन, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है, फॉल्स अगर नेमिंग अगर उस ब्लड बैग पे हो जाए। ओके, अगर ये वो ब्लड बैग होगा B ग्रुप का और जब उसको लेबलिंग करते टाइम किसी ने गलती से A कर दिया, तो हम लोग जब उसका मैचिंग करेंगे तो उसके टाइम समझ में आएगा कि ये B ना होके A है। जब कभी कभी पर्सन का भी हम लोग जो ब्लड ग्रुप रेसिपिएंट वाले का लेंगे और उसमें अगर B है और हमको वो A अगर फॉल्स अगर उसका रिजल्ट आता है, तो हम क्रॉस मैचिंग के टाइम अगर वो एग्लूटिनेट होता है, क्लॉट होता है, इसका मतलब हमारा कहीं तो भी गलती है। तो मैचिंग एंड क्रॉस मैचिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, उसके बाद सॉरी, RH कंपैटिबिलिटी हमको देखनी चाहिए। RH कंपैटिबिलिटी मैंने ऑलरेडी बोला है कि RH पॉजिटिव पर्सन को आप कोई भी ब्लड दो, RH निगेटिव दो या RH पॉजिटिव दो, इट इज़ ओके, बिकॉज इसके पास जो एंटीजन है वो एंटीजन जो पॉजिटिव एंटीजन वाला अगर आ भी जाता है उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। निगेटिव के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने का RH पॉजिटिव में कोई मतलब ही नहीं है। ओके, सो बट ब्लड ग्रुप शुड बी मैच। A है तो उसको A या फिर O हम देते हैं, तो जैसे वो कंपैटिबल ब्लड ग्रुप है पर पॉजिटिव या निगेटिव रेसेस एंटीजन उसमें RH एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं है, इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे कि RH पॉजिटिव अगर है उसको दोनों भी चलेगा, बट RH निगेटिव है तो उसको सिर्फ आपको RH निगेटिव ही देना है। अगर उसको हम RH पॉजिटिव अगर देने लग गए तो RH पॉजिटिव अगर RH निगेटिव को हम दे दे तो इस पॉजिटिव के अगेंस्ट RH निगेटिव वाले के इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी फॉर्म होगी, और ये एंटीबॉडी क्या करेगी, उस RH निगेटिव ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एक्ट करेगा और उसके इरिथ्रोसाइट्स को रप्चर किया जाएगा और वो ब्लड क्लॉटिंग और क्या होगा, एग्लूटिनेशन उसमें होगा और वो ब्लड रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी या डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कॉज होता है जनरली RH पॉजिटिव ब्लड अगर RH निगेटिव पर्सन को हम लोग देते हैं तो। ओके, सो डिलेड अगर ये रिएक्शन हमको अवॉइड करनी है, सो हम ऑलवेज उस पर्सन का ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी मैचिंग करना और उसका RH कंपैटिबिलिटी मैच करना ऑलवेज नीडेड है। ये प्रिकॉशंस हमको लेने हैं। अगर ये प्रिकॉशंस हम लोग प्रॉपर नहीं लेते हैं सो इसके कारण ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ऑलवेज हो सकती है। ओके, सो हम नेक्स्ट अभी देखेंगे कि प्रिकॉशंस में ही और क्या देखना चाहिए। अगर वो पहले जो प्रिकॉशंस थे हमारे वो बिफोर ट्रांसफ्यूजन थे, यानी ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हम क्या क्या प्रिकॉशन लेने थे। अब हम जो देखेंगे वो प्रिकॉशंस ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन है। तो ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन हमें क्या प्रिकॉशन करना चाहिए, मेंटेन स्टेरिलिटी। एनी सॉर्ट ऑफ सेप्सिस और एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन विल लीड्स टू सेप्टिसेमिया इन द पर्सन। अगर वो ब्लड जो है वो इन्फेक्टेड है, प्रॉपर स्टोर्ड नहीं है, या फिर वाइल ट्रांसफ्यूजन हम किसी को ब्लड दे रहे हैं, रेसिपिएंट जो है उसका, तो उसको जो अगर ब्लड दे रहे हैं उस रेसिपिएंट में देते टाइम अगर हम स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं करते हैं सो जो इन्फेक्शन डायरेक्टली सिस्टमिक हो जाएगा और सेप्सिस होगा उस पर्सन को, वो सेप्टिसेमिया में चला जाएगा, सिस्टमिक सेप्सिस हो जाएगा और वो
सिवियर फॉर्म ऑफ सेप्सिस जाके उसमें क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है पर्सन की। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेरिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइल ट्रांसफ्यूजन। टेम्परेचर ऑफ द ब्लड शुड बी सेम एज लाइक ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। क्यों? जब भी हम किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो वो ब्लड बैग को ब्लैंकेट में रैप करते हैं। ये लोकल अगर हम लोग हॉस्पिटल में देखें तो ब्लैंकेट में रैप करते हैं उसका नॉर्मल टेम्परेचर आने के लिए, या फिर एडवांस इसमें क्या होता है, उसमें टेम्परेचर प्रोब होता है थर्मामीटर जैसा कि जो उस पर टेम्परेचर डिनोट करता है। तो हमको उस टेम्परेचर को स्लाइटली उस बैग को क्या करना पड़ेगा, स्लाइट टेम्परेचर प्रोवाइड करके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक उस बैग ब्लड को लाना पड़ेगा, तभी ही हम वो ब्लड दे सकते हैं कि उसको कोल्ड ब्लड जो है वो क्लॉट फॉर्म करेगा या सिवियर उसमें रिएक्शन फॉर्मेशन हो सकता है, पेशेंट हाइपोथर्मिया में जा सकता है। सो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो बैग को वार्म करते हैं बिफोर ट्रांसफ्यूजन। सो ऑलवेज ये देखना चाहिए, क्योंकि बैग होता है स्टोर्ड फ्रिज में, तो फ्रिज से निकाल के हम उसको डायरेक्ट देंगे तो वो रिएक्शन फॉर्मेशन होगा, पेशेंट हाइपोथर्मिक ये होके बहुत सारा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी उसमें बन सकता है, और जब ब्लड क्लॉटेड कुछ फॉर्म में होगा तो वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी कॉज कर सकता है। सो इट शुड बी हीटेड अप टू द बॉडी टेम्परेचर। हीटेड मीन्स इट शुड बी वार्म्ड ओनली। उसके बाद स्लो ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। स्लो का मतलब क्या है कि अगर हम हैस्टी और फास्ट ट्रांसफ्यूजन करते फर्स्ट 15 मिनट तक, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत स्लो ट्रांसफ्यूजन करते हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि स्लो ट्रांसफ्यूजन करने से कारण क्या होता है, सडन फ्लूइड ओवरलोड नहीं होगा। ओके, फ्लूइड ओवरलोड पहले नहीं होगा। सेकंड ये होगा कि अगर इनकम्पेटेबिलिटी है, कुछ ये होता है, तो जो बॉडी में कम ब्लड उसमें जो जाएगा, जिसके कारण जो रिएक्शन फॉर्मेशन होगा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा, वो क्या होगा, लेस हार्मफुल इन रिएक्शन फॉर्म होगा। इसलिए स्लो इन्फ्यूजन शुरुआत में देते हैं। स्लो इन्फ्यूजन के टाइम हम देखते हैं उसमें लोग साइट पे जो है, जहाँ पे इन्फ्यूजन साइट है बॉडी में, वो उसका रेडनेस टेंडरनेस कुछ है क्या, जिससे हमको हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है क्या है उसमें, ये सब देखने के लिए हमको स्लो ट्रांसफ्यूजन इज नीडेड। ओके, सो स्लो ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है कि कुछ हमको ये सब चीज़ें असेस करने के लिए टाइम मिल जाता है, फ्लूइड ओवरलोड, रिएक्शन फॉर्मेशन, या फिर उसमें कुछ सिस्टमिक कुछ रिएक्शन होगा क्या, ये सब इसके लिए हमें टाइम मिलता है असेस करने के लिए। और जितना कम स्लोली उसमें जाता है तो उतना उस पर्सन को रिएक्शन फॉर्मेशन कम होगा, और उसमें हम लोग उसको ट्रीट करने के लिए, अगर रिएक्शन होता भी है तो हम उसको प्रॉपर ट्रीट कर सकते हैं। ओके, सो उसमें बाद हम प्रोसीजर करते क्यों हैं, कैसे करते हैं, टू रिस्टोर द सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। अब सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ हेमरेज, बर्न और बिकॉज ऑफ एनी अदर कंडीशन, वो क्या हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है। तो इस लॉस को भर के निकालने के लिए इमीडिएट हम सर्कुलेटरी फेल्यूर में पेशेंट ना जाए, इसके लिए क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं। ओके, और टू करेक्ट द प्लेटलेट एंड सर्कुलेटिंग क्लॉटिंग फैक्टर रिस्टोरेशन। ओके, अब टू प्लेटलेट करेक्शन यानी क्या, कभी कभी क्या होता है, किसी किसी पर्सन में सिर्फ आरबीसी नंबर ही कम हो जाता है बिकॉज इन अनीमिया और समथिंग, कभी किसी किसी में प्लेटलेट कम हो जाते हैं, बहुत सारे डिसीज कंडीशन में सिर्फ प्लेटलेट कम होते हैं, पर नॉर्मल आरबीसी एंड प्लाज्मा वॉल्यूम विल बी नॉर्मल। तो हम होल ब्लड रिप्लेस करने की जगह पे हम उस टाइम क्या करते हैं, कंपोनेंट को रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लेटलेट कम हुए, ओनली प्लेटलेट विल बी गिवन, आरबीसी कम हुए, पैक्ड सेल वॉल्यूम विल बी गिवन, सिर्फ प्लाज्मा कम है एंड वॉल्यूम ऑफ द सेल्स इज नॉर्मल, देन ओनली हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा सब में उस पर्सन में रिस्टोर कर सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ें हम देखते हैं। टू और थर्ड है टू करेक्ट एनीमिया, ऑलरेडी ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब प्रोसीजर जो है इसकी, वो हम तो डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर इज अ सेपरेट टॉपिक, बट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। ओके, अब कॉम्प्लिकेशन में हम लोग देखेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या है और उसके कारण होता क्या है। पहले हम देखेंगे कि अगर मिसमैच ऑफ द ब्लड ग्रुप हो जाए तो उसके कारण क्या क्या रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। तो पहला है हमारे पास जॉन्डिस, उसमें हम बोलते हैं एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी में होता क्या है, फॉर एग्जांपल ए ब्लड ग्रुप है, इसको हमने बी ब्लड ग्रुप का दे दिया, ए के पास एंटीजन ए है, बी के पास एंटीजन बी है। ओके, पर ए के पास जो एंटीबॉडी है वो बी है
और बी के पास जो एंटीबॉडी है वो ए है, समझ लीजिए। ओके, तो जब भी हम ए को बी देंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो मैच नहीं होने चाहिए, वो मैच हो रहे हैं यहाँ पे। मीन्स व्हाट, ए का जो एंटीजन है वो ए के एंटीबॉडी के साथ मैच हो रहा है। ओके, ये है एंटीजन, ये है एंटीबॉडी। ओके, तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी अगर मैच हो गए तो सिमिलर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन फॉर्मेशन करेंगे और ब्लड क्लॉट होने लगेगा। ओके, मीन्स एग्लूटिनेशन, वो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा कि अगर सिस्टमिकली ब्लड क्लॉट हो जाए तो सर्कुलेटरी फेलियर में जाके पेशेंट बहुत सारे शॉक में जाके, कार्डियोजेनिक शॉक, रीनल शटडाउन, ये सब होके सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगा और पेशेंट डेथ हो जाएगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी में होता क्या है। तो पहला हमने देखा कि जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस होता क्यों है? जब भी वो ब्लड मैंने अभी जो बोला कि आरबीसी उस सेल के क्या होंगे, लाइसिस होगा, बिकॉज ऑफ उनके एंटीजन एंटीबॉडी मैच हो गए और उसके कारण क्या हो गया, वहाँ पे रिएक्शन फॉर्मेशन हो गया। तो आरबीसी सेल उसमें क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं। ओके, और आरबीसी का जब भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उसमें से हीमोग्लोबिन इसमें सर्कुलेटिंग ब्लड में फ्री हो जाएगा। फिर हीमोग्लोबिन ईस्टरेज नाम का एंजाइम इस पे एक्ट होगा। हीमोग्लोबिन ईस्टरेज जो है वो उसको ब्रेक डाउन करके उसका कन्वर्शन बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन में कर देगा। ओके, और जो फ्री फॉर्म ऑफ आयन रहेगा Fe+++। ओके, तो बिलिरुबिन बिलिवर्डिन जो है वो बिकॉज ऑफ हीमोलाइसिस, आरबीसी का रप्चर होने के कारण, क्योंकि इसमें ब्लड ग्रुप मिसमैच हुआ था, ए को बी दिया गया था फॉर एग्जांपल, है ना। तो एंटीजन एंटीबॉडी झगड़ लिए, उसके कारण आरबीसी डिस्ट्रक्ट हुए, आरबी से हीमोग्लोबिन रिलीज हुआ, हीमोग्लोबिन रिलीज होकर उसका वो जो प्रोटीन है उसका कन्वर्शन बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन में हुआ, आयन लिबरेट हुआ। बिलिरुबिन बिलिवर्डिन जो है वो लीवर के पास जाते हैं एक्सट्रेसिव। अब लीवर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज वो नॉर्मल से ज़्यादा फॉर्म हुआ है बिकॉज ऑफ आरबीसी लाइसिस, तो ये स्टोर होने लगता है सबक्यूटेनियसली। ओके, अब सबक्यूटेनियसली जब अगर ये स्टोर होने लगे, ओके, तो क्या होगा, पूरे बॉडी का जो कलरेशन है वो डिस्कलरेशन, येलोइश डिस्कलरेशन, इसमें जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर में कि एक साइड जो है नॉर्मल है, एक साइड क्या है, जॉन्डिस्ड है। ठीक है, तो ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का एक्यूमुलेशन जो है वो हुआ बिकॉज ऑफ हीमोलाइसिस, आरबीसी के लाइसिस के कारण। आरबीसी लाइसिस हुआ बिकॉज ए ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबल थे, उसके कारण हीमोग्लोबिन बाहर निकला, बिलिरुबिन बिलिवर्डिन में कन्वर्ट हुआ। बिलिरुबिन एक्सेसिव ब्लड में होने के कारण सबक्यूटेनियस स्टोर हुआ। सबक्यूटेनियसली जब स्टोर होता है तो येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, स्किन, लिप्स एंड ऑल द बॉडी वो होगा। ओके, सो ये होता है जॉन्डिस बिकॉज ऑफ एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी और ब्लड ग्रुप मिसमैच के कारण। ओके, अब सेकंड है कार्डियक शॉक। अब कार्डियक शॉक होता क्या है? अब जनरली बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस विस्कोसिटी, इन टर्न कार्डियक ओवरलोड कॉज करेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर एक नॉर्मल सर्कुलेटिंग ब्लड है, ओके, और इसमें जो आरबीसी है, ये आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, पर जब भी ब्लड ग्रुप मिसमैच होगा तो ये आरबीसी लाइसिस होकर हीमोग्लोबिन फ्री होगा और हीमोग्लोबिन इज स्टिकी इन नेचर। ओके, तो हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन और ये सब जब बाहर निकलेगा हीमोग्लोबिन, तो वो ब्लड की जो विस्कोसिटी है, स्टिकीनेस है, वो बढ़ा देगा। और विस्कोसिटी ऑफ ब्लड अगर बढ़ गई, ओके, उसके कारण अगर नॉर्मल एक वाटर फ्लो, नॉर्मल अगर एक हम लोग कंपेयर करें वाटर का फ्लो और गम जो होता है, हम जो चिपकाने के लिए काम आता है, दोनों के फ्लो में किसका फ्लो ज़्यादा होगा? वाटर विल फ्लो इजीली और गम जो है वो स्टिकी होता है तो वो स्लो मूव होगा। तो विस्कोसिटी बढ़ने के कारण जो ब्लड रहेगा वो स्लो मूव होने लगेगा। अब बॉडी की नीड तो है उसको फास्ट मूव कराने की या नॉर्मल स्पीड पे मूव कराने की, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है फिर हार्ट के ऊपर, क्योंकि हार्ट का ही फंक्शन होता है उसको ये करना, मूव कराना। तो जो ब्लड ये पूरा हार्ट के पास जाएगा और हार्ट उसका पंपिंग फास्ट करके, विस्कोसिटी बढ़ गई है, स्टिकीनेस बढ़ गया, तो वो स्लोली मूव हो रहा है, तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा और हार्ट उसको फास्ट पंप करने लगेगा। ओके, और इतना बढ़ जाएगा हार्ट का लोड कि हार्ट उसको प्रॉपर पंप ही नहीं कर पाएगा और हार्ट खुद ही फेल्योर में चला जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर।
सो दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसके कारण कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर हो सकता है। तो हमने पहले देखा कि वो क्या होगा, हीमोग्लोबिन ब्लड में रिलीज होने के कारण स्टिकीनेस बढ़ गया, विस्कोसिटी बढ़ गई, विस्कोसिटी बढ़ने के कारण ब्लड का जो वेलोसिटी है, जो उसका रेट है फ्लो करने का जिसका, वो कम हो गया और उसके कारण हार्ट पे लोड ज़्यादा बढ़ने लगा क्योंकि वो सर्कुलेशन उसको मेंटेन करना है फास्टली, बट विस्कोसिटी इतनी बड़ी है कि वो हार्ट उसको पंप नहीं कर पा रहा है, और जब पंप नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, फेल्यूर में चला जाएगा। ओके, सो कार्डियक ओवरलोड हो जाएगा उस टाइम। तो ये एक हो गया। सेकंड ऑल्सो हिमोलाइज सेल रिड्यूसेस द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। अब जो हिमोलाइज सेल होते हैं और उसमें से जो केमिकल्स बाहर निकलेंगे वो ब्लड वेसल का डायलेशन करते हैं। ओके, ये डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ऐसे फैक्टर्स को रिलीज करता है कि जो ब्लड वेसल के स्मूथ मसल होते हैं वो स्मूथ मसल को क्या करेंगे, वो रिलैक्स करेंगे, और उसके कारण क्या होगा, ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाएगा, और ब्लड वेसल डायलेट होने के कारण जो फ्लो, जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो तो नॉर्मल है, बट ब्लड वेसल डायलेट हो गए तो उसके कारण और फ्लो जो है वो ब्लड फ्लो जो है ब्लड वेसल्स में वो स्लो हो जाएगा, और वो स्लो होने के कारण हार्ट पे और लोड आएगा, और सेकेंडरीली हार्ट क्या करेगा, कंप्लीट फेल्यूर में चला जाएगा, कंजेस्टिव फेल्यूर में चला जाएगा। समझ गए? तो ये होता है कार्डियोजेनिक शॉक। तो तीसरा हम देखेंगे रीनल शटडाउन। अब रीनल शटडाउन में क्या होगा, दो चीज़ें हैं। एक तो किडनी के जो ब्लड वेसल्स है, अभी समझ लीजिए एक रीनल ब्लड वेसल के लगे हम देखेंगे, अगर किडनी का जो ब्लड फ्लो है वो बहुत स्लो हो जाएगा बिकॉज ऑफ ब्लड वेसल डायलेशन। ओके, तो ब्लड वेसल डायलेशन के कारण रीनल जो ब्लड फ्लो है वो स्लगिश हो जाएगा, स्लगिश यानी स्लो हो जाएगा, एकदम लेस ब्लड फ्लो टू किडनी मिलेगा, उसके कारण ऑलरेडी हाइपोक्सिक कंडीशन क्रिएट हो गई किडनी को, और किडनी के सेल्स हाइपोक्सिया में चल जाएंगे, लेस ऑक्सीजन और इस सप्लाई में वो प्रॉपर किडनी वर्क करना कम कर देगी। सेकेंडरीली क्या होता है कि हमको जैसे पता है कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस से, समझ लीजिए बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, और ये है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये ग्लोमेरुलस में जो है एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के बाकी सब फिल्टर होता है ना, ये फिल्टर होके जहाँ जाता है और फिर ब्लड में वो चला जाता है। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा प्रोटीन छोड़ के सब फिल्टर होता है, मीन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब फिल्टर होते हैं। अब ये अगर बिकॉज ऑफ आरबीसी रप्चर, अगर हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दिया और मिसमैच हो गया तो क्या होगा, आरबीसी का लाइसिस हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, और ये लाइसिस्ड वाले जो आरबीसी है ये सब जो है वो क्या करेंगे, ग्लोमेरुलस में क्या होंगे, अक्लूड हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पे जमा हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे ग्लोमेरुलस को, और फिल्टर नहीं होने लगेगा फिल्टर कहीं, और जो फिल्टर अगर बंद हो गया तो किडनी फेल्यूर में चल जाती है, फर्दर वो अपना काम करना बंद कर देती है, और ये किडनी फेल्यूर या शटडाउन उसको हम बोलेंगे। तो दो रीजन से होता है, एक तो ब्लड फ्लो का डायलेशन और हाइपोक्सिक कंडीशन क्रिएट करना, और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसमें अगर ये आरबीसीज और ये सेल्स अगर ऑक्लूड हो जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, और आखिरी में किडनी अपना काम करना बंद कर देती है, किडनी शटडाउन होता है, रीनल शटडाउन होता है। ओके, सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, अब हम लोग देखें उसमें, पहले इसमें हमने क्या देखा, ये ट्रांसफ्यूजन थे ब्लड ग्रुप मिसमैच होने से। अगर ब्लड ग्रुप सेम है, किसी ए ब्लड ग्रुप के पर्सन को हमने ए ही दिया, बट ए का ब्लड ग्रुप था निगेटिव, ए निगेटिव था, हमने उसको ए पॉजिटिव दे दिया। ओके, अब ए निगेटिव वाले को ए पॉजिटिव देने का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये निगेटिव वाले के बॉडी में पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, और ये एंटीबॉडी उस ब्लड को 1 महीने के 1 मंथ के ड्यूरेशन में क्या करेगी, धीरे धीरे उसको डिस्ट्रक्ट करेगी। ओके, बट ये डिस्ट्रक्शन उतना हार्मफुल नहीं होता है बिकॉज इट टेक्स सम टाइम, और ये इसको हम लोग डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, सो डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन उसमें हो सकता है, बट हम लोग अगर इसमें अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी को बोले, ये तो हम हो गया नॉर्मल, इनकम्पैटिबिलिटी का हम बोले कि उसमें क्या होता है, अगर फादर पॉजिटिव फैक्टर है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, और मदर निगेटिव ब्लड ग्रुप की है। ओके, दिस इज फादर, दिस इज मदर। ओके, सो अगर इनका फर्स्ट जो बेबी है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का अगर हो गया, ओके, ये बेबी अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो गया, तो वैसे प्लासेंटा के थ्रू एंटीजन तो क्रॉस होता नहीं मदर में,
ओके, तो ये बेबी को 9 मंथ तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इंट्रायूटरल लाइफ में कोई इशू नहीं है। बट ड्यूरिंग डिलीवरी जो है, डिलीवरी ऑफ द बेबी जब होता है, प्लासेंटा क्या हो जाता है, समझ लीजिए ये यूट्रस है, अब प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा जब ये रिमूव होने लगता है, ओके, तो ब्लड वेसल मदर के भी ये हो जाते हैं, तो एट दैट टाइम मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो सकता है। ओके, और ऐसे टाइम मिक्सिंग अगर ब्लड हो जाए किसका, मदर और फिटस के दोनों के ब्लड अगर मिक्स हो जाए, तो फिटल ब्लड के कारण मदर के ब्लड में क्या हो जाएगा, फिटस का तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और मदर का निगेटिव है, तो ये निगेटिव ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव एक्सपोज हो जाएगा, तो ये निगेटिव के अगेंस्ट मदर का जो ब्लड है, मदर जो है वो एंटीबॉडी तैयार करेगा। ओके, सो ये जो ब्लड ग्रुप है एंटीबॉडी तैयार करेगा। अब ये बेबी तो तब तक डिलीवर हो चुका, एंटीबॉडी बनने को कुछ टाइम लगेगा, कुछ दिन लगेंगे, तो ये एंटीबॉडी बन के मदर के बॉडी में रेडी है। ओके, सो फर्स्ट बेबी को नो इश्यूज, पर जब सेकंड बेबी उसका होगा, उस मदर का, और वो भी अगर पॉजिटिव है, सेकंड थर्ड जो भी है वो पॉजिटिव अगर आता है, तो ऐसे टाइम वो एंटीबॉडी ऑलरेडी बने हुए हैं जो कि बेबी के ब्लड में डायरेक्टली वो अटैक कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम क्या होता है, ये एंटीबॉडी जो है वो समटाइम्स प्लासेंटा क्रॉस करके भी जा सकते हैं या समटाइम्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ये एंटीबॉडी जो पॉजिटिव RH ग्रुप है बेबी के पास, उसके RBC पे अटैक करेगा। ओके, और उसके RBC को अटैक करके उसको डिस्ट्रक्ट करेगा। सो सेकेंड बेबी को ये कॉम्प्लिकेशन है। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 28 to 34th वीक तक, 28 एंड 34, ये जो एंटीबॉडी बना हुआ है मदर के अंदर, उसको हम लोग एंटी-D बोलते हैं, ये D एंटीबॉडी बोलते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी देते हैं। मीन्स ये एंटीबॉडी D जो है उसके अगेंस्ट जो दिया गया है उसको हम लोग एंटी-D बोलते हैं। तो ये इंजेक्शन अगर हम लोग मदर को दें 28 एंड 34 वीक तक, तो उसका डोजेस होते हैं 300 इंटरनेशनल यूनिट टू 700 इंटरनेशनल यूनिट्स तक हम वो डोज देते हैं। अगर वो हम मदर को दे दें, उसके कारण क्या हो जाएगा कि वो उसमें एंटीबॉडीज़ को किल किया जाएगा जो मदर के बेबी के पॉजिटिव इस पे अटैक करने वाले थे, और उसको क्या होगा, बेबी को प्रिवेंट किया जाएगा। अगर बेबी डिलीवर्ड हो जाता है एंड बेबी को हम बेबी का ब्लड ग्रुपिंग अगर करते हैं और वो पॉजिटिव आ जाता है, तो विदिन 48 आवर्स, ओके, विदिन 48 आवर्स बेबी को हम एंटी-D दे देते हैं। इसके कारण उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट वो एक्शन करके बेबी के जो RBC है वो डिस्ट्रक्ट नहीं होंगे। ओके, बेबी के RBC डिस्ट्रक्ट नहीं होंगे, पर जिस कंडीशन में बेबी अगर एंटी-D ना दिया जाए और बेबी के इस पे वो एंटीबॉडी अटैक कर ले, बेबी के ब्लड में वो एंटीबॉडी अटैक कर ले, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, जो हमने यहाँ ऊपर लिखा है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का मतलब है इरेथ्रोसाइट का ब्लास्ट होना और रप्चर होना इन फिटस, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो अगर RH इनकम्पेटेबिलिटी हो जाए, RH फैक्टर कंपैटिबल ना रहे, तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन। ओके, सेकेंड कॉम्प्लिकेशन उसमें होता है हाइड्रोप्स फिटालिस। हाइड्रोप्स फिटालिस में होता क्या है, जनरली वो इरेथ्रोसाइट लाइसिस होने के कारण फ्लूइड रिटेंशन होता है। ओके, फ्लूइड रिटेंशन और वो रिनल शटडाउन, ये सब सिम्टम्स उसमें भी रहेंगे। तो उस बेबी में जनरली टिपिकल एब्डोमिनल स्वेलिंग और स्वोलन लीवर, ये दो सिम्टम्स टिपिकली उसमें दिखते हैं। ऐसे इसमें हम बोलते हैं इसको हाइड्रोप्स फिटालिस। ओके, ये सेकंड कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लड RH इनकम्पेटेबिलिटी ट्रांसफ्यूजन का। थर्ड होता है कर्निक टेरस। कर्निक टेरस का मतलब होता है कि जो बिलीरुबिन बिकॉज ऑफ RBC जो फिटस के ज़्यादा रप्चर हो गए, समझ लो एक्सपोज हो गया उस एंटीबॉडी को, और बेबी के RBC ज़्यादा उसमें क्या हो गया, रप्चर हो गए, तो इसमें से जो बिलीरुबिन निकलेगा, ये बिलीरुबिन बेबी के सर्कुलेशन में जाके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके, ये देखिए ब्रेन का उसका जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, उसमें क्रॉस करके उसके जो ब्रेन सेल्स है उसको डैमेज करने लगता है। ओके, बिलीरुबिन इज़ नॉट गुड फॉर योर ब्रेन सेल्स। तो ये बिलीरुबिन के कारण जो ब्रेन सेल डैमेज होने लगते हैं, उसके कारण सिम्टम्स डेवलप होते हैं बेबी में,
यानी नर्वस क्या हो जाता है, उसमें डैमेज होने लगता है। तो उसमें जैसे ऑडिटरी न्यूरोपैथी, जैसे मोटार सिम्टम्स, मोटार उसमें कुछ डैमेज हो जाए, है ना, तो ये सब डैमेज बिलिरुबिन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने के कारण उसके ब्रेन में जो डैमेज करेंगे और उसके कारण जो सिम्टम्स डेवलप होंगे उसको हमने क्लासिक कर्निकटेरस, ऑडिटरी कर्निकटेरस और मोटार कर्निकटेरस में हमने डिवाइड किया। अगर मोटार नर्व्स डैमेज होते हैं तो मोटार कर्निकटेरस, ऑडिटरी फंक्शन जनरली लॉस होता है तो ऑडिटरी कर्निकटेरस, और ओवरऑल मोटर सिम्टम प्लस डिस्टोनिया, हाइपरटोनिया, ऑडिटरी, ये सब अगर कंबाइन होते हैं तो हम उसको क्लासिक फीचर ऑफ कर्निकटेरस इन बेबी बोलते हैं। ओके, सो दीज आर द 3 कॉम्प्लिकेशंस। यानी पहला था हमने जो RH इनकम्पेटिबिलिटी का देखा तो हिमोलाइटिक इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस था, दूसरा था एड्रॉप्स फेटालिस और तीसरा था कर्निकटेरस। ये जनरली हुआ तो एक ही कंडीशन है बट जिसमें सिम्टम्स वेरी कर लिए हैं, इस बेसिस पे हमने ये 3 कॉम्प्लिकेशन देखे हैं। ABO इनकम्पेटिबिलिटी के भी कॉम्प्लिकेशन हमने देखा है। सो ये होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और उसके रिएक्शंस। ओके, थैंक यू।